बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और तारीख के झरोकों से आज हम वतन के जांबाजों की वो दास्तान लेकर आए हैं कि जब पाकिस्तान के सपूतों ने पूरी इंडियन रेजिमेंट का सफाया कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाजरीन, ये दास्तान शुजाअत है वतन के उन बेटों की जिन्होंने अपना आप हमारे कल पर कुर्बान किया। डाली पर कब्जे के बाद जहां 5 मरहटा रेजिमेंट और 17 मद्रास रेजिमेंट को जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहां दुश्मन गदरा और जस्सो पार की सरहद तक पसपा हो गया था। नाजरीन, हमने अपनी सरजमीन का 16 मील या कमोबेश 29 किलोमीटर इलाका वागुजार करवा लिया था। हमारी उस कार्रवाई ने दुश्मन पर सख्ता तारी कर दिया। अभी तक वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। उसके उमरकोट और छोर के इलाके पर कब्जे के ख्वाब को चकना चूर कर दिया गया। दुश्मन ने शिकस्त के बाद गदरा के इर्द गिर्द दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली और मजीद जनूब की जानिब कलरों से एक और महाज खोलकर शाहीनों के पर काटने की कोशिश की। ब्रिगेड कमांडर ने मेजर जनरल रिटायर्ड मुमताज अली को दुश्मन की मौजूदगी से आगाह किया और उनका कलाकमा करने का हुक्म दिया। मेजर मुमताज अली ने बरास्ता डाली जसों की पार से होते हुए अपने बटालियन को कलरों के ताले की जानिब बढ़ने का हुक्म दिया। कलरों का ताला वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर था। उससे पहले कि हमारी बटालियन मंजिले मकसूद तक पहुंचती और मुनासिब दिफाई पोजीशन इख्तियार करती, पता चला कि दुश्मन ने कलरों पर हमला कर दिया है। उस वक्त मरहटा रेजिमेंट की एक बटालियन वहां तैनात थी। उस वक्त हमारे पास जासूसी मंसूबाबंदी और अहकामात देने का बहुत कम वक्त रह गया था, इसलिए मेजर मुमताज अली को फौरी फैसला करना था, जबकि एक मुनज़्ज़म हमले के लिए दरकार सोचो विचार का वक्त हाथ से निकल चुका था। सरजमीन भी जानी पहचानी नहीं थी, दुश्मन की सही तादाद का इल्म भी नहीं था, ना ही इस बात का इल्म था कि दुश्मन किन पोजीशनों पर काबिज है। मेजर मुमताज अली ने तमाम जंगी चालों को अपने जहन में यकजा करके रेत के टीले पर अपने मातहत ऑफिसर्स को इकट्ठा किया, इधर उधर नजर दौड़ाई और अंदाजा लगाया कि दुश्मन अहम कमीन गाहों पर कब्जा कर चुका है। पहले उसको वागुजार करवाना चाहिए, उसके बाद दूसरे रास्ते इख्तियार किए जाएं। सच्ची बात ये थी कि हकीकतन उस इलाके को कोई नहीं जानता था। जमीन के खदोखाल को देखते हुए मेजर मुमताज अली ने फौरी अहकामात दिए। अहकामात देते हुए एक रेत के टीले का जायजा लिया जो कलरों से थोड़े फासले पर था। उस पर सरसरी सी नजर डाली और अपनी एक सेक्शन को फौरन उसे कब्जे में लेने का कहा। उन अहकामात के खत्म होते ही टीले पर कब्जे के बाद उसको हर तरह से महफूज बना लिया गया। अब उसके पीछे बटालियन की मार्टर गनें लगाई जानी थी, उनसे कलरों पर कब्जे में बड़ी मदद मिल सकती थी। तय ये पाया कि निस्फ जब तक गनों को फायर पोजीशन पर लाया जाएगा, हमले के लिए सहरी के वक्त का इंतखाब किया गया। मेजर मुमताज अली अहकामात देकर अपनी कमांड पोस्ट में वापस आ गए। उस वक्त अंधेरा छा चुका था। मुमताज अली रेत पर आकर लेट गए। वो बेचैन थे और खुद को गैर मुतमईन महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दुश्मन की सही तादाद का अंदाजा बिल्कुल नहीं था, न ही इलाके के खदोखाल के बारे में सही वाकफियत थी। गहरी सोचो विचार के बाद उन्होंने खुद से सवाल किया कि अगर मैं इस ऑपरेशन की कामयाबी के बारे में पुर यकीन और पुरएतमाद नहीं हूं तो मेरे मातहत इस कामयाबी के लिए किस तरह पुरएतमाद हो सकते हैं। उनके दिल में कई ख्यालात आए और गुजर गए। फिर उन्होंने खुद से कहा कि अगर मैं हमले का हुक्म देता हूं और उसमें नाकामी हो जाती है तो इल्जाम मेरे मातहत ऑफिसर्स पर आएगा और ये बहुत ही नामुनासिब बात होगी। उसके बाद उन्होंने फौरन टेलीफोन उठाया और हमले का मंसूबा तर्क कर दिया और हर सतह पर यह हुक्म जारी किया कि पहले दुश्मन की जासूसी की जाए, उस मकसद के लिए गश्ती दस्ते भेजे जाएं और उसकी फौरन इत्तला दी जाए। मेजर मुमताज अली ने अगले रोज खुद दुश्मन की रैकी करने का फैसला किया। उसके बाद हमले का ताज़ा मंसूबा तरतीब देने का सोचा। मेजर मुमताज अली सो गए। अगली सुबह मार्टर गन्स की फायर के साथ ही उनकी आंख खुली। ये मार्टर तोपों की आवाज थी जो कलरों से आ रही थी और गोले कलरों के ताला में
रेंजर्स की पोजीशन पर गिर रहे थे। मेजर मुमताज अली को ना तो कुछ नजर आ रहा था और ना ही किसी ने कुछ बताया, लेकिन सही सूरत हाल का इदराक करने में ज्यादा देर न लगी। दुश्मन ने टीले पर धावा बोल दिया था, जिसकी जद में कलरों की हमारी मार्टर पोजीशन थी। ये वही वक्त था कि जब मेजर मुमताज अली ने हमले के लिए मुकर्रर कर रखा था। उस पोजीशन में इंतहाई अच्छी बात ये थी कि दुश्मन अभी तक हमारी सिपाह में इस रासीमगी फैलाने में नाकाम रहा था, बल्कि यूं ही उनका हमारी सिपाह से सामना हुआ तो वो हक्का बक्का रह गए। मेजर मुमताज अली ने फौरी तौर पर अहकामात दिए, इंतहाई बाईं जानिब सी कंपनी आगे बढ़ेगी, इससे पहले कि दुश्मन अपने हकीकी हदफ तक पहुंचे, दुश्मन के हमले को रोकेगी। दूसरा हुक्म, भारतीय शर्मीन टैंक जिस पर हमने डाली के मार्के में कब्जा कर लिया था, वो वहां लाए जा चुके थे ताकि दुश्मन को उन्हीं के हथियारों से भूना जा सके। मेजर मुमताज अली ने ये टैंक्स दुश्मन के हमले से कबल ही रेंजर्स की पोजीशन पर लगा दिए थे। तीसरा हुक्म मरकजी डी कंपनी को आगे की जानिब बढ़ने का था, हमलावर फौज को बासुकुश करना था। मेजर मुमताज अली का मंसूबा मुकम्मल कामयाब रहा, क्योंकि हमारे टैंक्स रेंजर्स पोजीशन में सबसे पहले पहुंचे। वहां मंजर ये था कि भारतीय फौज अपने हदफ की जानिब बढ़ते चले आ रहे थे, हत्ता के फतह के फरेरे भी लहराते देखे गए। रेंजर्स वाले अपनी पोजीशन खाली कर रहे थे। जो ही रेंजर्स वालों ने पाक फौज के टैंक्स देखे, वो शेरों की तरह उछल पड़े और जवाबन भारतीय हमलावर फौज पर बुलंद आवाज कसने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे हैदरी बुलंद करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। जब दुश्मन ने अपने ही टैंक मुखालिफ सफों में देखे तो हक्का बक्का रह गए। वो सोच में पड़ गए कि हमारे टैंक वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि उन टैंकों पर अभी तक भारतीय निशानात लगे हुए थे और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि उन निशानों को तब्दील करते या मिटाया जा सकता। लेकिन उन्हें क्यों मिटाया जाता, क्योंकि दुश्मन को फरेब देने का इससे बेहतर मौका कब मैसर आ सकता था। उन टैंकों ने एक एक करके भारतीय फौजियों का सफाया कर दिया और जल्द ही वहां पर कोई जीरू बाकी न रहा। दाएं जानिब की सी कंपनी, जिसे दुश्मन को सामने से जा लेने का हुक्म मिला था, बदकिस्मती से दुश्मन की नजर में आ गई। लेकिन उस वक्त तक टैंक अपना काम दिखा चुके थे। दुश्मन के हमले की पहली लहर बुरी तरह से नाकाम बनाई जा चुकी थी, लेकिन गहराई में मौजूद सिपाह की तरफ से दूसरे हमले की तवक्को मौजूद थी। पाक फौज की डी कंपनी दुश्मन के दाएं बाजू पर हमलावर हुई और उसे बेखबरी में जा लिया और उसका कीमा बनाकर रख दिया। भारतीय तोपों की पोजीशंस पर भी हमला किया गया और उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। बाद में इत्तला मिली कि मार्टर प्लाटून की सिर्फ एक गाड़ी मशरकी जानिब बच निकलने में कामयाब हुई थी, जिसमें सिर्फ 2 आदमी थे, जिनमें से एक की सिर्फ एक टांग सलामत बची थी। यही सब कुछ था जो भारतीय मार्टर प्लाटून बचा सकी थी। उस ऑपरेशन का ये सबसे दिलचस्प पहलू था, मेजर मुमताज अली ने टीले की आड़ में एक राइफल सेक्शन के साथ पोजीशन ले रखी थी। उस टीले की अहमियत का अंदाजा गुज़िश्ता शाम ही कर लिया गया था, जहां से कलरों पर नजर रखी जा सकती थी। मेजर मुमताज अली ने अपने हमले के अहकामात में गुज़िश्ता शाम ही ये फैसला कर लिया था कि मार्टर तोपें उस टीले के अकब में नस्ब होंगी और उससे हमले में मदद मिलेगी। उसने इत्तफाक कहिए कि भारतीयों ने भी मार्टर तोपों के लिए उसी जगह का इंतखाब किया था। तकरीबन निस्फ शब को मार्टर तोपें वहां नस्ब की जानी थी। भारतीयों ने भी अपनी मार्टर तोपों की हिफाजत के लिए उस वक्त और जगह का इंतखाब किया था। अगर मेजर मुमताज अली कलरों पर हमले के अपने पहले वाले मंसूबे को अमली जामा पहनाते तो फिर पाकिस्तानी और भारतीय प्लाटून का क्या हश्र होता। यकीनन वो कंफ्यूजन का शिकार रहते और दू बदू लड़ाई होती और मैदानी जंग कुश्ती के अखाड़े का मंजर पेश करता। मेजर मुमताज अली उसी खौफनाक रात के दरमियानी हिस्से में उन नताइज पर गौर करके कांप गए। इसलिए उन्होंने हमले का मंसूबा तर्क कर दिया था, ताहम टीले पर तैनात एनसीओ को उस तब्दीली की इत्तला न दे सके। जब भारतीय अपनी मार्टर तोपें उस टीले के नशेब में नस्ब कर आए तो पाक फौज के एनसीओ समझा ये अपनी यूनिट के जवान हैं जो अपनी तोपों के साथ यहाँ पहुंचे हैं।
सुबह सवेरे जब हमला शुरू हुआ तो तोपों के दहाने खुल गए तो उसके गोले कलरों के ताले पर गिर रहे थे, जो हकीकतन कलरों पर गिरने चाहिए थे। उस वक्त अभी तक अंधेरा था, इसलिए उस एनसीओ ने यही समझा कि उसे दुश्मन ने दोनों जानिब से घेर लिया है। चुनांचे उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और ये महसूस ही न हुआ कि जाल में वो नहीं फंसा था, बल्कि हकीकतन उसने दुश्मन को जाल में फंसा लिया था। वो चाहता तो दुश्मन की मार्टर प्लाटून के एक एक आदमी को भून सकता था जो उसकी ऐन नाक के नीचे मौजूद थे, और दुश्मन की मार्टर तोपें उससे ज्यादा फासले पर नहीं थी। कलरों के ताले की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। ये एक रवायती घुमसान की जंग थी जिसका दौरानिया 2 घंटे से ज्यादा मुहित नहीं था। मैदान जंग दुश्मन की लाशों से अटा पड़ा था। शायद ही मरहटा रेजिमेंट बटालियन का कोई सिपाही जिंदा बचा हो। बाद में ये सुना गया उस बटालियन को दोबारा खड़ा करना पड़ा था, यानी पूरी की पूरी भारतीय बटालियन उस जंग में गाजर मूली की तरह कट गई थी। उस जंग में दुश्मन का भारी जानी नुकसान हुआ, जिसकी तस्दीक वायरलेस पर पकड़े जाने वाले पैगामात और एक भारतीय ऑफिसर के इंकशाफात से हुई, जिसे बाद की एक कार्रवाई में जंगी कैदी बनाया गया था। उस जंग में दुश्मन के 350 फौजी हलाक, 35 जख्मी और 25 लापता हुए थे। ये इलाका एक वादी नुमा था जिसमें घनी खुश्क घास थी, इसलिए जब फायर हुआ तो घास को आग लग गई और बहुत से मुर्दा जख्मी फौजी उसी आग में झुलस गए, जिनका शुमार नहीं किया जा सका। इस तरह मरने वालों की तादाद गालिबन कहीं ज्यादा थी। पाक फौज के जवानों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उस मार्के में 18 पंजाब के सहराई उकाबों का कोई ऑफिसर या जवान जख्मी या शहीद नहीं हुआ था। मेजर मुमताज अली ने उस मार्के के बाद 51 ब्रिगेड की कमांडेंट को पैगाम इरसाल किया कि 4 मरहटा रेजिमेंट का कुछ जीरो जिंदा नहीं बचा। जंग बंदी के बाद मरहटा रेजिमेंट के सूबेदार मेजर ने अपने सिपाहियों की लाशें उठाने की इजाजत मांगी, जो बखुशी दे दी गई। वो लाशें उठाकर जब उधर से रुखसत हुआ तो उसके आखिरी अल्फाज थे, हमने इस लड़ाई में बहुत से मरहटा जवान खो दिए हैं, काश हमें आइंदा पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल न आना पड़े। उस वक्त जनरल मूसा कमांडर इन चीफ ने खुद मेजर मुमताज अली की मौजूदगी में कहा था, मेरी मुकद्दस सरजमीन के दिफा में 18 पंजाब के ऑफिसर और जवानों की खिदमत को कभी और किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। जनरल मूसा खान कमांडर इन चीफ ने कहा कि इस रेजिमेंट को सहराई उकाबों का खिताब देता हूँ। इस बटालियन के हर जवान और ऑफिसर ने दर हकीकत खुद को उकाब की तरह साबित कर दिखाया है। आज भी 18 पंजाब की बटालियन को इसी नाम से पुकारा जाता है और ये पूरी आर्मी में इसी नाम से मारूफ है। नाजरीन, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।